नमस्कार, अभी तक इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक वत्स। कहते हैं दिल्ली की सियासत यूपी से शुरू होती है और जिस पार्टी ने यूपी को अपना बना लिया वो पार्टी दिल्ली में जाकर कुर्सी पर काबिज हो गई। यानी कि अब भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा यूपी में 17 सीटों पर नजर बनाए हुए है जो उनके पाले से कभी भी खिसक जाती है या ये कहें कि उनके पास आती आती चली जाती है। आज मैं हूं सहारनपुर लोकसभा सीट पर और मेरे साथ है यहां से बसपा के संभावित प्रत्याशी माजिद अली साहब। मैं उनसे बात करूंगा क्योंकि अभी लिस्ट आना बाकी है, लेकिन फाइनली अगर हम देखें तो इस सीट पर वो चेहरे अपने आप में कुछ कहते हैं जो सियासत में अपना दम रखते हैं। माजिद अली साहब, स्वागत है आपका अभी तक इंडिया में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप इतने दूर से यहाँ तक चल के आए, आपका भी स्वागत। सर, सवाल मेरा ये कि बड़ी टेढ़ी नजर बनाए हुए है भाजपा इस सीट पर, और जिस तरह से मैं देख रहा हूं, क्योंकि आपने जिला पंचायत अध्यक्ष भी आप रहे हैं, आपका एक जो चुनावी भी साथ है वो बहुत मजबूती के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ है। क्या कुछ समीकरण देख पा रहे हैं अभी आप? यहाँ पे इतना बेहतरीन समीकरण है कि यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का 4 लाख वोट है और हमारा मुसलमानों का तकरीबन 7.5 लाख वोट है। उतना ही अदर का, और अदर में से भी जो अच्छे लोग हैं हमारे साथ, चेयरमैन में भी रहे और हमने मिल के सब ने इकट्ठा होकर काम किया जिले में, तो वो लोग भी हमें ही सपोर्ट करेंगे। तो जीत तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी की होनी, हमारी ही होनी है, और किसी का यहाँ गणित बैठता ही नहीं। इमरान मसूद हैं और राम लखन पाल हैं, वो भी इस समय ताल ठोक रहे हैं, बता रहे हैं, समीकरण अपने अपने जुटा रहे हैं कि हम भी जीत की तरफ हैं। तो क्या इस बार भाजपा के साथ राम मंदिर फैक्टर चलेगा क्या देवबंद में? नहीं, राम मंदिर तो बन गया, उसका मुझे मालूम नहीं, उसमें उनकी आस्था थी, वो बन गया, उन्हें स्वागत है। हम तो उसमें कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कोर्ट का आदेश था, हमने कोर्ट का आदेश माना है। सर्वोपरि है कोर्ट। उसको पहले ये डिसीजन हो गया था कि जो कोर्ट का फैसला हो गया वो सभी मानेंगे। हमें चाहे तकलीफ हुई, दुख हुआ, कुछ हुआ, लेकिन हमने अब तक नहीं किया कि भाई कोर्ट का जो आदेश हो मानते हैं। अब रही बात समाजवादी की, जो आप कह रहे, कांग्रेस की, यहाँ वोट ही नहीं है उसका। समाजवादी कांग्रेस के पास वोट नहीं है, तो उसे तो वोट देना ना देना बेकार है। जो देंगे उन्होंने 2014 में देख लिया, राघव लखनपाल जी जीत गए थे, और 2019 में उन लोगों ने बहुजन के साथ वोट डाला। हाजी फजलुर रहमान सांसद है मौजूदा इमाल हमारी पार्टी के, और अब के उन्होंने कह दिया कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, तो मुझे मौका दे दिया, क्योंकि बहुजन में बारी बारी सबकी बारी आती है, एक दूसरे के साथ है, तो जीत बहुजन की होगी। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर इस बार भी सपा, कांग्रेस और बसपा का गठबंधन होता तो शायद बसपा की मजबूती के चलते वो सीट अब निकलने में अब भी कामयाब हो जाती। नहीं, बसपा का यहाँ वोट है, देखो समाजवादी का, कांग्रेस का यहाँ वोट नहीं। समाजवादी को 2022 में मुसलमानों ने पूरे ताकत के साथ डाल के देख लिया। जब से देश आजाद हुआ उतना वोट कभी नहीं मिला, उसमें सरकार नहीं बना पाए, तो अब तो वोट देना बेकार है। अब तो हम सबको बहुजन के साथ चलना है ताकि अपना हक अधिकार ले सके और परिवर्तन कर सके। मुद्दे क्या हैं यहाँ के, जो मुद्दे आप देखते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ सरकार अगर केंद्र में रहती है और कहीं ना कहीं उनकी सीटें जो छटक जाती हैं उनसे, क्योंकि यूपी में भी 17 सीटें हैं जो भाजपा से छटकी हुई हैं, उन पर उनकी नजर बनी हुई है। मुद्दे क्या हैं? क्या उन मुद्दों पर जमीनी स्तर पर काम कर पाई है केंद्र सरकार? देखो, मुद्दा तो हिंदू मुस्लिम है और कोई मुद्दा यहाँ नहीं है इस देश में। जिस दिन मुद्दों पे चुनाव शुरू हो जाएगा उस दिन तो अलग ही हिंदुस्तान बनेगा। यहाँ सिर्फ आप देख नहीं रहे दिल्ली में कौन सा मुद्दा आपके सामने, कि नमाज पढ़ते हुए को कैसे लात मुक्के बजा रहे पुलिस वाले। तो जो जो हमने हिंदुस्तान बनाया था वो थोड़ा ही रहा है। जो रक्षा करने के लिए पुलिस को रखा गया वही लात मुक्के बजा रही, थप्पड़ बजा रही। जो पवित्र नमाज पढ़ रहे या कोई भी इबादत कर रहा है, चाहे हिंदू मुसलमान, जब उसके साथ ऐसा जुल्म जाती होगी तो आप देख लो मुद्दों की क्या बात हो रही है। यहाँ मुद्दे सिर्फ यही है कि उनको उनका हक मिले, उनको उनका अधिकार मिले जो सरकार नहीं दे रही। कौन कौन से वो, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ की जनता की कौन कौन से वो अधिकार हैं, क्या वो हक हैं जो सरकार उन तक नहीं पहुंचा पा रही है, जिनकी आवाज मुझे लगता है आप उठाते भी आए हैं। और आगे कौन कौन से मुद्दे हैं, चर्चाएं हैं, वो अगर आप सांसद चुन जाते हैं तो संसद में क्या क्या बातें उठाने वाले हैं? देखो, सबसे पहले तो जो यहाँ का हक बनता है वो संसद में उठाएंगे जाके। असल मुद्दा तो इस बात का है कि जो सहारनपुर की आवाम है
उसके अंदर जो डर है, दहशत है, वो ना रहे। वो अपनी बात खुले दिल से रख सके, आप अपना कहना चाह रहे हक हैं मांग एटीएस सेंटर पे सके। इशारा कर रहे हैं आप? एटीएस सेंटर पर आपका नहीं इशारा नहीं, है? एटीएस सेंटर देखिए, वो देश की जो भी जरूरत है वो पूरी हो रही, मेरा उससे नहीं मतलब। जो गरीब जनता है, जो मजलूम है, कमजोर है, व्यापारी है, उनके साथ बहुत ज्यादती होती है। उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। चाहे सरकार किसी की आ जाए, वो मजलूम का मजलूम ही है। उसे कोई भी छोटा मोटा केस हो जाए, 10 लोगों को उठा के पुलिस बंद कर देती है बिना पैसे लिए। बताओ कौन छूटता है? एक दिन मुझे बता दो, छूटता ही नहीं। पुलिस अधिकारी, हाँ वो बिजली विभाग है, रात को 1 बजे, अभी कल ही वीडियो थी परसों, रात को 1 बजे तो डाकू आते हैं घर में, अधिकारी थोड़ा ही आते हैं। रात में अगर कोई घटना घट जाए तो जिम्मेदार तो गांव के ही लोग होंगे, जबकि ये कोई नहीं कह रहा है कि भाई अधिकारी रात में क्यों जा रहे हैं। उनको दिन में जाना चाहिए, नोटिस दे के जाना चाहिए। गांव के लोग यहाँ के इतने शरीफ लोग हैं कि किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन उनका हक तो मिलना चाहिए ना। और भेदभाव है। अगर बिजली विभाग में वाकई इतनी ताकत है तो कुछ गांव, मुझे पता है, खुलेआम चल रही चोरी की बिजली, कोई भी नहीं जाता वहां पे। सिर्फ टारगेट जो कर रखा है वो मुसलमानों को कर रखा है। इस बार बसपा कहाँ क्या कुछ समीकरण किसको टक्कर देते हुए दिख रहे हैं आप? क्योंकि अभी चुनाव में हालांकि पत्ते किसी ने नहीं खोले हैं, शायद इंतजार है एक दूसरी पार्टी के जो प्रत्याशी है उनका चेहरा क्लियर हो जाए। तो इस बार सही मायने में आप टक्कर पार्टी के अगर मैं हिसाब से करूं तो कौन सामने खड़ा है आपके, जो आपके वोट बैंक में सेंधमारी कर सकता है? देखो यहाँ तो कोई नहीं, यहाँ तो सीधा सीधा चुनाव होगा ही भाजपा का और बीएसपी का, और तो कोई है ही नहीं। क्योंकि मुसलमानों को जीत दर्ज करने के लिए, हमने किसी हारने जीतने के लिए नहीं आए, हमें तो जीतना है। तो हमारी जीत जो होगी वो बहुजन समाज पार्टी के साथ ही मिलके होगी, और कोई तरीका है नहीं जो हम जीत सके। पहले सपा के गठबंधन में आप थे, आपकी सीट फिर भी निकल गई, जैसे आपने बताया था कि रहमान साहब यहाँ से जीत कर बाहर निकले थे और उन्होंने यहाँ की आवाज उठाई थी। इस बार आप अकेले हैं, तो कहीं लग रहा है कि सपा और कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो थोड़ा कम होगा, मार्जिन कम होगा, क्योंकि मात्र 20,000 के नुकसान से भाजपा यहाँ से हारी थी। देखिए, जो 2,07,000 वोट अदर को दे दिया था, अब उन लोगों को पता है कि हमारा वोट वेस्ट गया था। अब के वो लोग वोट नहीं देंगे जो गठबंधन, अगर देखो ऊपर का क्या मामला, वो तो पार्टियां जाने। अगर यहाँ गठबंधन का कोई प्रत्याशी आएगा तो 50,000 क्रॉस करता ही नहीं। क्यों? हमारे सब भाइयों को ये पता है कि हम वोट अपना वेस्ट क्यों करें। वोट वो वहां देंगे अब जहां वो कामयाब हो, जिसके वोट के बदले उन्हें कुछ मिले, उनका हक मिले, उनका अधिकार मिले, उन्हें अपनी बात कहने का मौका मिले, सब कुछ मिले। वो इस चलिए मैं बात आप ही की कर लेता हूँ। सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव रहते हैं, यहाँ की जनता का प्यार लगातार आपको मिलता रहता है, और मैं देख रहा था वीडियो कि आपने अपनी जनता को सोशल मीडिया पर सांत्वना देते हुए, मामले को निपटारा करते हुए आपने उन पे नंबर, मोबाइल नंबर भी अपना प्रोवाइड कराया है। तो इस तरह की किस तरह की कैंपेन आपकी सोशल मीडिया पे अभी भी जारी है? किस तरह से आप जुड़े रहते हैं लोगों से? नहीं, हम लोग देखिए इसलिए रहते हैं, अब रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है जी। तो आज भी हम लोग एसएसपी के पास ही जा रहे हैं कि भाई कोर्ट की तरफ से मना नहीं है, लाउड स्पीकर ये है कि कम आवाज पे करो, सरकार भी यही कह रही है। लेकिन जो नीचे के अधिकारी हैं, एसएसपी की तरफ से मना नहीं, डीआईजी की, डीएम की, लेकिन जो लोकल स्तर पे पुलिस वाले चौकी में या बीट में जो घूमते, वो धर्म स्थल पे जाते और सीधे घुस जाते, किसी का माइक उठा के ला रहे, किसी को गाली दे रहे, किसी को कुछ और कर रहे। असली लड़ाई उस बात की है कि उनके साथ ये भेदभाव ना, और हम इसीलिए आज जा रहे हैं एसएसपी के पास कि एक माइक की जब परमिशन कोर्ट ने दे रखी है कि धीमी आवाज में परिसर में रहे, सरकार भी कह रही, तो उसकी हमें इजाजत दी जाए ताकि हम अपना रमजान शांति के साथ, भाईचारे के साथ गुजार सके। इसी के लिए हम आज एसएसपी के पास जा रहे हैं। सभी पार्टियों का अपना एक घोषणा पत्र होता है, लेकिन प्रत्याशी भी जो है अपने पास से समस्याएं उठाते हैं। एक प्रत्याशी का भी अपना जनता के लिए घोषणा पत्र होता है। जनता आपको देख रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आप जीतने के बाद उनको कौन सा तोहफा देने वाले हैं? सबसे बड़ा तोहफा उनके लिए यही है कि उनका उत्पीड़न ना हो, उनको उनका हक मिले, अधिकार मिले, और कोई अगर उन्हें सताए तो उस अधिकारी का इलाज किया जाए संविधान के मुताबिक। उसे बिल्कुल गुंडागर्दी करने की इजाजत हम लोग नहीं दे सकते। लगातार नेता कह रहे हैं, बयानबाजी आ रही है, भाजपा के नेता भी कहते आ रहे हैं कि मदरसों को बैन कर देना चाहिए, देवबंद को बंद कर देना चाहिए, आतंकवाद की फैक्ट्री है देवबंद, इस तरह की चीजें, इस तरह का बयान आप किस तरह से देखते हैं उन बीजेपी नेताओं के बयानों को? देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो देश में नफरत फैलाई जा रही है वो बहुत गलत चीज है। मदरसे में सिर्फ कुरान शरीफ है, खुली किताब है, कोई आके देख सकता है, बैठ सकता है 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन।
जो हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं उस्ताद, वो मदरसे में कुरान शरीफ के अलावा और कोई दुनिया की चीज़ हम नहीं पढ़ते ना पढ़ाते हैं। और वो हदीसें होती है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका बताया कि इस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, इस तरीके से भाईचारा बना के चलना है, सबकी इज्जत करनी है, सबको सम्मान देना है। जो मदरसों को ये बात करते हैं, यही तो है नफरती पिट्ठू, इन्हीं का तो इलाज करना है। इनका इलाज सब जनता मिलके करेगी अब के, क्योंकि नफरत से नहीं देश चलता है प्यार मोहब्बत से और विकास से। विकास के उस पर कोई नहीं नजर डालता कि भाई हम लोग डॉलर कहाँ है आज 60 पे था, आज 84 पे। पेट्रोल डीजल 60 पे था, आज 100 पे है। पहले कर्जा 50 लाख करोड़ था, आज 2,05,000 करोड़ कर्जा है भारत के ऊपर। तो वो तो अलग मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों पे ना तो हिंदू भाई हमारे समझ रहे, ना उस पे सरकार जाने देती। उन्हें तो एक चीज में अटका के रख दिया 85% लोगों को कि 5 किलो आटा दे रहे जी। क्या इन लोगों को आप सिर्फ 5 किलो आटे पे ही रखना चाहते, या इनको रोजगार देना चाहते, या ये इस लायक बने के 5 किलो सरकार को दे उल्टा? सरकार से ले मत, सरकार को ही दे टैक्स। इन्हें इस लायक बनाओ ना। इस लायक क्यों बना रहे कि 5 किलो आटे पे रहे या गैस सिलेंडर पे रहे? इन्हें इतने मजबूत बनाओ ताकि ये टैक्स दे सके गवर्नमेंट को और आगे बढ़ा सके। ये तस्वीर जो आपने बताई है अभी मुझे, ये तस्वीर कब तक वैसी बन पाएगी जैसी आप कह पा रहे हैं? लग रहा है कभी उम्मीद है? हाँ बिल्कुल उम्मीद है, अगर सरकार ईमानदारी से काम करे। देखिए हम लोग पहले कपड़े का काम करते, एक्सपोर्टर है जी। दुनिया में घूमे हुए। अगर जनता को रोजगार पे लगाएंगे तो हम हमारे पास आज के टाइम में दुनिया में सबसे युवा अगर लोग हैं तो वो भारत के अंदर है, और सब देशों में बूढ़े हो गए लोग। तो सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही, लेकिन हम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे जनता को। वो कैसे इस्तेमाल होगी? इंडस्ट्री लगेगी, रोजगार मिलेगा, सरकार बढ़ावा देगी इंडस्ट्री को। सरकार काहे को बढ़ावा दे रही? नफरत को। आपने देख लिया दिल्ली में, अगर उसके खिलाफ केस दर्ज करते, उसे सजा दिलवाते कोर्ट में, तो दूसरे की हिम्मत नहीं होती किसी पे जुल्म ज्यादती करने की। लेकिन क्या हुआ? सस्पेंड, 2 महीने बाद उसे बहाल कर देंगे। तो देश तभी आगे बढ़ता है जब इंडस्ट्री लगेगी, इस पब्लिक का रोजगार में इस्तेमाल करेंगे। सब झंडे लिए फिर रहे, कोई मस्जिद पे लगा रहा है, कोई उस पे लगा रहा है, चर्च पे। इनसे काम हो जाएगा, देश आगे चला जाएगा। कार के 4 पहिए, अगर एक में पंचर हो जाएगा तो आप खुद देख लो कार का क्या हाल होगा। वो टायर भी फट जाएगा, रिंग भी टूट जाएगी, रोड भी फट जाएगी। और अगर चारों पहिए फर्स्ट क्लास होंगे तो 100 पे दौड़ाओ, 200 पे दौड़ाओ, आपकी मर्जी। कार टूट सकती है, बंदा सुरक्षित रहेगा। बस आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, मैं देश के प्रधानमंत्री से बात करूंगा, ना कि पीएम नरेंद्र मोदी से। देश के प्रधानमंत्री से आप क्या ऐसा कहना चाहते हैं ताकि वो समझें और जनता के लिए हित में वो काम कर सके? मेरी आदरणीय प्रधानमंत्री से एक अपील है कि वो जो ये नफरती टिंटू, इनका इलाज करे और देश को एक नज़र से देखे जैसे अमेरिका देखता है। अमेरिका दुनिया पे ऐसे नहीं राज कर रहा है। वहाँ सबसे पहले वो ये देखते, वो ये नहीं देखते कि दाढ़ी वाला या ये टोपी वाला या ये तिलक वाला। वो सबसे पहले देखते कि ये अमेरिकन है, इसीलिए आज सारी दुनिया पे राज कर रहे हैं। तो अगर ऐसा बनना है, सबसे पहले इस नफरत को ख़त्म कीजिए। जो लोग भी बयानबाजी करते हैं, एक को जेल भेज दो, देखो दूसरा देगा क्या। लेकिन वो ऐसा कभी कर नहीं सकते। क्यों? वो सोच रहे सबसे आसान तरीका है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सत्ता बनी रहेगी हिंदू मुस्लिम करके। इससे आसान तरीका क्या है? रोजगार की कोई बात नहीं करता, नौकरी की कोई बात नहीं करता। सब अब काहे की बात कर रहे? बिल्डोजर चलने से थोड़ा ही भला हो जाएगा। बिल्डोजर चलाओ, उस पर मना नहीं है, लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया पूरी करके, जो हमें संविधान ने बताया है, जो तरीका है कि अगर किसी ने गुनाह किया, खता की, कोई कसूरवार है, तो कोर्ट में ले जाइए उसे। उस पूरी प्रक्रिया को पूरी करके अगर हकीकत में वो गुनाहगार है तो बिल्कुल बिल्डोजर फिरा दीजिए। मेरे घर पे फिरा दो, अगर मैं कसूरवार हूँ पहले मेरे पे फिराओ, तभी तो दूसरे पे नजीर बनेगा। और अगर सिर्फ ये कि भाई एक ही माइनॉरिटी को करना कि इसी के तोड़ने और के किसी के तोड़ने ही नहीं, और कोई कुछ भी भाषण देता रहे, उसको कुछ कहना ही नहीं, तो फिर तो देखिए मुझे नहीं लगता कि देश आगे बढ़ेगा। ये तो सिर्फ मीडिया का कमाल है, वरना हिंदुस्तान जैसे पहले था आज भी वही है। मैं अब भी बाहर जाता हूँ, पहले भी जाता था, कोई 19-20 का भी फर्क नहीं। सिर्फ मीडिया क्या दिखा रहे हैं कि हमारे हर देश में 20 लाख 30 लाख लोग हैं, वो एक हॉल में इकट्ठे कर लिए जाते हैं और वहाँ नारा लगवाते हैं मोदी 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 मोदी।
ठीक है जी। और वही मीडिया आके यहाँ पेल देती है। जनता सोचती है कि हम लोग बहुत ऊपर चले गए, हमारी वैल्यू बहुत बढ़ गई। कसम से आप विदेश जाके देख लो, जैसे पहले थे उससे नीचे है, ऊपर नहीं जी। घटी है, वैल्यू बढ़ी नहीं है। बस मैं अपनी जनता को यही मैसेज देना चाहता हूँ आपके जरिए कि अपना वोट सोच समझ के डाले। गठबंधन का वोट नहीं है। 2022 में आपने डाल के देख लिया, परिवर्तन नहीं आया। अब तो सिर्फ बहुजन समाज के साथ अपना वोट कंधे से कंधा मिला के डाले और अपना अधिकार हक ले ले। इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो सियासी घमासान अब जारी है और बीजेपी की नजरों में यूपी की पहले बारी है। अब 17 सीटों में से भाजपा कितनी सीटें बचा पाएगी या वे 17 के साथ साथ और भी कई सारी सीटें गवा देगी, यह देखना अभी बाकी है। अपने सहयोगी कुमार आशीष के साथ दीपक वत्स, सहारनपुर,